गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर। फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी एवं पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जीके स्मार्ट क्लासेस आप सभी को जीके स्मार्ट क्लासेस परिवार की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना प्रदान करती है। दोस्तों, तो चलते हैं आज का करंट देखते हैं। और आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों कि जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर आपके लिए लेकर के आए हैं पॉलिटी का वीडियो, जिसमें से आज से स्टार्ट होगी प्रस्तावना चैप्टर। तो प्रस्तावना चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं सभी हम लोग देखेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों इवनिंग में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाएगा, तो चैनल पर देखना ना भूले और जरूर जाके देखें। तो बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ। देखते हैं आज के पहले प्रश्न। दोस्त प्लीज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों देखते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों बताइएगा। तो 9 अगस्त को। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं है क्या। तो प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्रैवल डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस की थीम थी कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। क्या था दोस्तों इस वर्ष का थीम? स्वदेशी, कोविड-19 और स्वदेशी लोगों का लचीलापन। इस वर्ष का थीम था किसका? तो आदिवासी दिवस का। आदिवासी दिवस का उद्देश्य विश्व की तेजस आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? तो तेजस आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देना है एवं उनकी रक्षा करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार किस वर्ष से मनाया जाता है? तो 1994 से दोस्तों। ठीक है, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो इतना बन जाता है इस क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। प्लीज फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर अवश्य करें। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है? मतलब कौन सा देश है जो कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर लिया है, अब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से क्या करेगा? अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी तैयार है कि हम प्रोडक्शन करेंगे, हमें रजिस्ट्रेशन कराइए, हमें आप अनुमति दीजिए। तो ये किस गवर्नमेंट? तो दोस्तों ये रूस सरकार ने। कौन सा? रूस सरकार ने। तो दोस्तों इस रूस है तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मुत्सुद्दीन है। कौन है दोस्तों? मिखाइल मुत्सुद्दीन। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। कौन है प्रेसिडेंट? तो व्लादिमीर पुतिन। अब रूस ने किया है तो रूस के बारे में, वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 12 अगस्त को तैयार है। रूस के उप स्वास्थ्य मंत्री ओलेग ग्रिडनेव, ये याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये रूस के पहले स्वास्थ्य मंत्री हैं जो घोषणा कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि कौन स्वास्थ्य मंत्री थे। तो कौन थे रूस के पहले स्वास्थ्य मंत्री? तो ओलेग ग्रिडवेन ने यह घोषणा किया है कि यह वैक्सीन गामालेया शोध संस्थान, कौन सा संस्थान दोस्तों? तो गामालेया शोध संस्थान, याद रखिएगा गामालेया शोध संस्थान, और रूस के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में तैयार हुआ है। वैक्सीन के चिकित्सक परीक्षणों की शुरुआत 8 जून को हुई थी। पहले चरण की शुरुआत 8 जून को हुई थी। इसमें 38 लोग शामिल हुए थे। उन सभी में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। पहले समूह को 15 जुलाई को छुट्टी दी गई, जबकि दूसरे समूह को 20 जुलाई को छुट्टी दी गई। अब रूस
12 अगस्त को रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी कागजी कार्रवाई करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इतने प्रश्न बन जाते हैं नंबर 2 से। चलिए देखते हैं नंबर 3 प्रश्न। प्लीज फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सपोर्ट अस। चलिए देखते हैं, थर्ड नंबर है, किस राज्य में पहला रेशम परीक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया? तो किस राज्य में दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश में किया गया है तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। खादिम और ग्राम उद्योग आयोग ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में रेशम परीक्षण व उत्पादन की निर्णय लिया है, स्थापना करने का निर्णय। इस केंद्र को सितंबर 2020 से पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? सितंबर 2020 के पहले सप्ताह में। केवीआईसी हथकरघा और रेशम रीलिंग मशीन जैसी मशीनरी भी प्रदान करेगा। आप जानते हैं हाल ही में 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया गया है, तो इसी को हथकरघा दिवस को और प्रोत्साहित करने के लिए, रोजगार मुहैया कराने के लिए, ठीक है, इस चीज की तरफ क्या किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने एक पहल की है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतने प्रश्न बन जाते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्त नेक्स्ट फोर्थ प्रश्न है, भारत खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में घोषणा की कि स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए? तो कितने मीटर तक दोस्तों ये किया है? तो ये किया है दोस्तों 50 मीटर तक। कितने मीटर? 50 मीटर तक। अब किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने किया है दोस्तों? तो FSSAI ने। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? FSSAI का तो इसका स्थापना हुआ था 2000 अगस्त 2011 में। कब हुआ था दोस्तों? तो अगस्त 2011 में स्थापना हुआ, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। कोई भी जो खाने की चीज है, वो जो पैकिंग होती है, तो इससे ऑथोराइज होना, इससे वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के क्या होता है, मार्केट में उसकी वैल्यू सेलिंग प्राइस के सेलिंग की तरह होती है शुद्ध खाद्य सामग्री में। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जरूर जानिएगा। किसी भी खाने सामान पे आप जरूर छोटा सा लिखे देखते होइएगा, बिस्कुट वगैरह हो जाता है उस सब पे FSSAI। तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था अगस्त 2011 में। इन्होंने अब स्कूलों के 50 मीटर के अंदर में जंक फूड वाली जितने भी बिकते हैं, जो बच्चे अक्सर जो खाते हैं खरीद करके, जब टिफिन वगैरह हो जाता है, लंच टाइम हो जाता है, तो बच्चे के स्वास्थ्य खराब हो जाते हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है इस सब से, इसलिए अब इन्होंने ये फैसला लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के 5वें प्रश्न। तो आज का 5वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने किया है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। कौन सा? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। अब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजधानी हाल ही में कितना बनाया गया दोस्तों, बताइएगा? तो 3 बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी हाल ही में कितनी राजधानी के रूप में विकसित किया गया है? 3 राजधानी के रूप में विकसित किया गया है। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बताया था कि आंध्र प्रदेश की राजधानी को 3 राजधानी के रूप में बनाया गया है। कौन कौन? तो हैदराबाद, कुर्नूल और अमरावती। क्या दोस्तों? हैदराबाद, कुर्नूल और अमरावती, ये 3 को
आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। भारत का पहला राज्य जिसमें 3 राजधानियां होंगी, और ये आंध्र प्रदेश के संविधान सभा ने एवं मंत्रिमंडल ने इसको घोषणा भी कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करना, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देना दोस्तों, सृजन करना। राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015 से 20 के बीच लागू की गई थी। इस नीति का अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो गौतम रेड्डी ने, वहां के उद्योग मंत्री हैं आंध्र प्रदेश के गौतम रेड्डी। इस नीति का उद्देश्य अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशल प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसके। और एक बात और पूछता है दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में कि आंध्र प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आता है कि भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य, प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। और कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1953 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1953 में। और पूर्ण गठन आयोग कब आया था? तो 1956 में आया था। ठीक है दोस्तों, पूर्ण गठन राज्य आयोग आया था 1956 में, लेकिन भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को 1953 में एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इतने क्वेश्चन बन जाते हैं इस प्रश्न से। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण है दोस्तों। कौन है? विश्वभूषण है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है जगन मोहन रेड्डी। कौन है दोस्तों? तो जगन मोहन रेड्डी। इतने क्वेश्चन बन जाते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 6 नंबर है विश्व जैविक ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ईंधन जैविक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, तो ये ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रत्येक साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जैविक ईंधन दिवस प्रति जैव खनिज तेल की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। जैव ईंधन नवीनीकरण, प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाले तथा पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इस दिन वर्ष 1893 में सरक रुडलफ डीजल ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। तो डीजल इंजन यानी कि मैकेनिकल इंजन डीजल इंजन कहा जाता है दोस्तों। तो पहली बार कब सफल परीक्षण हुआ था? तो 1893 में। तो आपसे पूछ सकता है कभी भी एग्जाम के, ये टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ सकता है कि डीजल इंजन की पहली बार परीक्षण पूर्णतः कब की गई थी? तो 1893 में की गई थी सफलतापूर्वक। तो ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैकेनिकल इंजन उसी को कहते हैं। चलिए देखते हैं 7 नंबर। तो आज का 7 नंबर प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफा की घोषणा की है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने इस्तीफा की घोषणा कर दी है? तो किस देश के दोस्त? तो लेबनान हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा? लेबनान। जी हाँ, लेबनान के प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफा की घोषणा कर दी है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। और लेबनान है तो लेबनान के बारे में जान लेते हैं। लेबनान की राजधानी कहाँ पड़ती है दोस्तों? तो लेबनान की राजधानी पड़ती है बेरूत। कहाँ पड़ती है दोस्तों? बेरूत। और हाल ही में बेरूत में एक बम धमाका हुआ था जिसमें करीबन 100 लोगों से ज्यादा की जान चली गई थी। इस पर राष्ट्रपति ने शोक जताया था वहां के, और उन्होंने कहा था कि जो भी इनके गुनहगार है उनको सजा दिया जाएगा। अब लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा की मंजूरी इस्तीफा देने की मंजूरी कर दी है, घोषणा कर दी है। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों।
लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने प्रधानमंत्री समेत पूरे सरकार का इस्तीफा का स्वीकार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो लेबनान में मैंने अभी कहा कि धमाका हुआ था बहुत बड़ी, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। बेरूत में एक बंदरगाह के पास बेरूत की बंदरगाह को पूरी तरह उड़ा दिया गया था। ठीक है, तो उसमें वहाँ के जनता आक्रोश हो गए हैं, विपक्षी पार्टी आकुर हो गया है, इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा लेकर के राष्ट्रपति को दे दिए। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है कि आप जब तक नई सरकार नहीं बन जाते हैं जब तक आप पद पे रहिए। लेबनान में लोग विस्फोट के लिए लापरवाही और कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि लापरवाही की वजह से होता, वो अगर वहाँ की गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन व्यवस्था जागरूक रहती तो इतनी बड़ी खतरा को टाला जा सकता था। ठीक है, तो लेबनान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बेरूत है। और लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो हसन दियाब है। और राष्ट्रपति कौन है? तो माइकल आउन है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्वेश्चन बन जाता है 7वें नंबर प्रश्न से। चलिए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप पर कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? तो कितने लाख दोस्तों? तो 10,000 करोड़ रुपए का। कितना दोस्तों? तो 10,000 करोड़ रुपए का। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब प्रधानमंत्री ने किए हैं तो जान लीजिए आप सभी। प्रधानमंत्री आपको पता ही है कौन है, तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह विकास से जुड़ी गतिविधियों को बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। यह क्षेत्र दुनिया के कई ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के मुकाबले काफी पारदर्शिता दूरी पर स्थित है। जब ये बंदरगाह एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। इसमें समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत को लेकर के सरकार जागरूक है और वो चाहती है कि भारत को ही नहीं, भारत के प्रत्येक जनता को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनको एक जॉब मुहैया कराई जाए। ठीक है, तो जॉब मुहैया कैसे होगा? जब सरकार जॉब जनरेट करेगी। तो ये सारे काम जो चल रहे हैं ये भारत के अर्थव्यवस्था को, पहिए को घुमाने के लिए एवं कुछ जॉब जनरेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, ताकि जो निवासी जहां के हैं वहीं पर उनको जॉब मिल सके। देखते हैं 9th नंबर प्रश्न। तो आज के 9th नंबर प्रश्न है, आज का 9th नंबर प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। कौन सा दोस्तों? तो सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ए आंसर हो जाएगा। मैंने अभी अभी बताया कि प्रधानमंत्री के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ये विकसित करने के लिए ये किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आज के 10वें नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ की? ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य सरकार ने? आप सोच सकते हैं इंदिरा जी हैं, और इंदिरा जी किस पार्टी से संबंध रखती थी? तो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखती थी। तो इसका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कौन सा? छत्तीसगढ़। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो भूपेश बघेल जी है। कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल जी। और भूपेश बघेल जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? तो भूपेश बघेल जी
कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कांग्रेस की बात आती है तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जो स्वतंत्रता से पूर्व थी, स्वतंत्रता के बाद भी थी। तो ये उसकी कब स्थापना हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है दोस्तों, एओ ह्यूम ने किया था। तो ये बात याद रखिएगा। आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ और जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा कर दी। कौन सा वन योजना दोस्तों? तो इंदिरा वन मितान योजना। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है, क्योंकि करंट है तो कभी भी पूछ सकता है। घोषणा की। यह छत्तीसगढ़ के वनवासियों का समर्थन करने और आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधि पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब जितने भी कार्य किए जा रहे हैं गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सभी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के तरफ अग्रसर है। और हमारे भारत के नवयुवा को एवं जो बेरोजगार बैठे हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मुहैया कराने के लिए ये सारी योजना लॉन्च किए जा रहा है। और इसमें सिर्फ केंद्र की भागीदारी नहीं है, जितने भी राज्य हैं अपने भारत में, उन सभी राज्य के अलग अलग पार्टियों के नेताओं के, मुख्यमंत्री के, सभी के सहयोग मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है कि राज्य, देश हमारा जो है आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के लास्ट प्रश्न। दोस्तों प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों पॉलिटी का मैंने स्टार्ट करना है आज चैप्टर प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का फर्स्ट वीडियो आएगा आपको, और जितने प्रश्न बनेंगे प्रस्तावना से सब हम इसमें डील करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एवं शेयर कीजिए। दोस्तों 1 सेकेंड लगता है लाइक बटन पे क्लिक करने पे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज एक दुखद बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे बीच हमारे बहुत बड़े फनकार, गज़लकर्ता, शायराना अंदाज रखने वाले राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया है। हम उनके इंतकाल पे भावभीनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं दोस्तों, और भगवान से मनाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्यंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और उनके दोस्तों उनके यादों में कुछ चंद पंक्ति उन्हीं के। सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ में रहे, सांसों की तरह साथ रहे सारी जिंदगी, तुम ख्वाब से गए तो ख्यालात मेरे साथ रहे। यानी कि सूरज सितारे चांद मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, सांसों की तरह साथ रहे सारी जिंदगी, तुम ख्वाब में गए तो ख्यालात में रहे, तुम ख्वाब से गए तो ख्यालात में रहे। हर बूंद तीर बन के उतरती है रूह में, तन्हा मेरा यानी मेरे तरह कोई बरसात में रहे। हर रंग हर मिजाज में पाया है आपको, मौसम तमाम आपकी खिदमत में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि वो औकात में रहे। विनम्र श्रद्धांजलि इंदौरी साहब जी। चलिए दोस्तों, आप सभी को जीके स्मार्ट क्लासेस अमन सर की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। बने रहिए जीके स्मार्ट क्लासेस बाय अमन सर के साथ, देखते रहिए और मैं लाता रहूंगा इसी तरह के वीडियो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।